अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 20th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम मज़ीद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे और सीखने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने एक HTML फाइल पहले क्रिएट की हुई है और इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐड की हुई है GS20 के नाम से, जो कि यहाँ पर है। इसके अंदर भी कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको भी हम देखते हैं। इसके अलावा ब्राउज़र में मैंने इस पेज को ओपन भी कर लिया है और कंसोल विंडो ओपन है। ठीक है, अब इस कोड को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आज के लेक्चर की हमारी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के दो स्ट्रिंग्स को कैसे आपस में कंकैटिनेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। आपने फर्स्ट लाइन में क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया माई वेरिएबल, जिसके अंदर स्ट्रिंग लिखी है अस्सलाम वालेकुम। अब आपने इसको अस्सलाम वालेकुम के साथ पाकिस्तान को ऐड करना, ज्वाइन करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप प्लस का साइन लगाएंगे, माई वेरिएबल प्लस पाकिस्तान। ठीक है, और प्लस करने के बाद इसको फिर से दोबारा माई वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। इससे अगली लाइन अभी कमेंटेड है, इसको भी आप इग्नोर कर दें, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग पे आप माई वेरिएबल प्लस फिर आप कुछ स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, साइन एक ऐड कर रहे हैं। पेज को सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें आपके पास अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ये जो साइन आपने ऐड किया था, ये तीनों चीज़ें मिलकर यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस का साइन यूज़ किया जाता है। अब हम ये करते हैं, जब जो मैंने लाइन कमेंट की थी उसको दोबारा लेके आते हैं और इससे ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। अच्छा, ये जो आपने ऊपर लाइन लिखी माई वेरिएबल इक्वल माई वेरिएबल प्लस पाकिस्तान, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना है तो आप माई वेरिएबल प्लस इक्वल पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें बराबर हैं। फर्स्ट लाइन और ये जो सेकंड लाइन है दोनों इक्वलेंट हैं। ये शॉर्टकट है। प्लस इक्वल का मतलब भी यही है कि आपने इक्वल के बाद माई वेरिएबल लिखा है, उसके बाद प्लस लिखा है, उसके बाद पाकिस्तान लिखा है। तो अगर आप पहले तरीके से कंकैटिनेट करें या दूसरे तरीके से कंकैटिनेट करें, इसका मतलब सेम है। करने के बाद आप पेज को सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें आपके पास रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन अब हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेगुलर मैथ ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं सारे कोड को और इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रेगुलर मैथ ऑपरेशन में आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम पहली लाइन को देखते हैं। फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमने 3 + 6 डिवाइड बाई 2 लिखा है। ठीक है, तो यानी कि 3 + 6 पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद डिवाइड जो भी प्लस होने के बाद आएगा उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। इसको सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद देखें 4.5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 9 को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें कंसोल डॉट लॉग अनडिफाइंड अंडरस्कोर हमने 334 लिखा है। अनडिफाइंड हमने लास्ट लेक्चर में टाइप देखी थी। अब हम ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा रहा है NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, यानी कि अनडिफाइंड को आप जब किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आएगा NaN का मतलब है नॉट अ नंबर। ठीक है, अब इसके बाद मैथ ऑपरेशंस के बाद अब हम देखते हैं, इसको आप कमेंट कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वल ऑपरेशन। ठीक है, इक्वल ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोड देखें। आपने एक वेरिएबल x डिफाइन किया 2 और एक वेरिएबल y डिफाइन किया जिसकी वैल्यू 2 है। जब भी आपने दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है आप डबल इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डबल इक्वल यूज़ करें। x अगर y के बराबर है तो आप लिखेंगे x एंड y आर इक्वल। एल्स में हम लिख रहे हैं x एंड y आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, x एंड y आर इक्वल। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आप देखें यहाँ पे आ रहा है x एंड y आर इक्वल। अगर आप y की वैल्यू चेंज कर देते हैं, फर्स्ट करें 22 कर देते हैं, और पेज को सेव करें। सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो आ जाएगा x एंड y आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब हम दोबारा से चेंज करते हैं, 2 ही रखते हैं। अब हम एक और काम करते हैं, इस कोड को भी आप अनकमेंट करें। जब आपने यहाँ पे क्या किया x इक्वल टू 2, लेकिन 2 अब आपने नंबर की फॉर्म में नहीं दे रहे, आप स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रहे हैं। फर्स्ट केस में वेरिएबल x के अंदर वैल्यू नंबर की फॉर्म में थी और y भी नंबर में है। अब यहाँ पे आपने क्या चेंज किया कि x आपने नंबर की जगह पे स्ट्रिंग फॉर्म में दे दिया। अब आप इक्वल का ऑपरेटर चेक करें, डबल इक्वल के थ्रू चेक करें, तो आपके ख्याल में क्या रिजल्ट आना चाहिए। अब हम इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि ये क्यों ऐसे हो रहा है।
जब आपने एग्जीक्यूट किया है तो फर्स्ट एक्स एंड वाई आर इक्वल तो आ रहा है इस स्टेटमेंट की वजह से जो आपके पास था ऊपर। फिर जब आपने नंबर की जगह स्ट्रिंग किया तो फिर भी एक्स एंड वाई आर इक्वल आ रहा है। वो क्यों इक्वल आ रहा है? क्योंकि जब आप डबल इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट दोनों टाइप्स अगर डिफरेंट हो तो उनको पहले एक टाइप में कन्वर्ट करता है और उसके बाद कंपेयर करता है। ठीक है, इसको टाइप कोरिजन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या क्या है, एक्स और वाई, एक्स की टाइप हमारे पास स्ट्रिंग थी, वाई की न्यूमेरिक की नंबर थी। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम डबल इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो एक्स और वाई दोनों की पहले टाइप को सेम किया है, यहाँ तो दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यहाँ दोनों को नंबर में कन्वर्ट किया और उसके बाद कंपेयर किया है। तो जब टाइप सेम हो जाएंगी तो उसके बाद जब हम कंपेयर करेंगे तो वो इक्वली शो करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट खुद से टाइप को कन्वर्ट ना करे तब हम उसके एग्जांपल देखते हैं। अब हम डबल इक्वल नहीं यूज़ करेंगे, हम 3 दफ़ा इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम 3 दफ़ा इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं तो अब इस केस में एक्स हमारे पास अभी भी क्या है, स्ट्रिंग है और वाई नंबर है। ठीक है, अब हम इसको सेव करें, सेव करने के बाद रन करें तो देखें अब वो कह रहा है एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये कि जब आपने ये करना है कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक टाइप्स को कन्वर्ट ना करे तो आप 3 दफ़ा इक्वल का ट्रिपल इक्वल यूज़ करेंगे। अब बेसिकली एक्स स्ट्रिंग कन्वर्ट को, एक्स स्ट्रिंग है और वाई नंबर है, ये ऑटोमेटिक अब इसको टाइप चेंज नहीं करेगा। अब ये इनको कंपेयर कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर इक्वल नहीं होते तो इसलिए यहाँ पे इसने कह दिया एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। तो अब आपको इसका मतलब डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के ऑपरेशन में समझ आ गया होगा कि डबल इक्वल का मतलब ये है कि अगर टाइप्स डिफरेंट हों और वैल्यू सेम हो तो जावास्क्रिप्ट पहले दोनों वेरिएबल्स की टाइप को सेम करेगा, फिर वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। अगर आप ट्रिपल इक्वल यूज़ कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट टाइप की ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं करेगा और जो टाइप्स आपने डिफाइन किए उन्हीं के मुताबिक चेक कर रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज़ फॉल्स एवेल्यूएट होती है, किस किस चीज़ को फॉल्स कहता है जावास्क्रिप्ट, किस किस चीज़ को फॉल्स कंसीडर करता है। ठीक है, अब हम इस कोड को अनकमेंट करते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ ताकि विजिबिलिटी हो जाए आपको, और यहाँ पे भी कंसोल की स्टेटमेंट भी यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट किस चीज़ को फॉल्स कंसीडर करता है, फॉल्स को फॉल्स कंसीडर करता है। अच्छा, ये मैंने जो लिखा है इसका मतलब होता है और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, ज़ीरो को भी वो एज अ फॉल्स कंसीडर करेगा, नल को भी एज अ फॉल्स एवेल्यूएट करेगा, अनडिफाइंड को भी फॉल्स एवेल्यूएट करेगा। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो वो भी बेसिकली फॉल्स कंसीडर की जाएगी, और अगर नॉट अ नंबर, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये भी एज अ फॉल्स कंसीडर होगा। तो इसका मतलब जब हम ये चलाएंगे तो जब ये फॉल्स एवेल्यूएट होगा सारा एक्सप्रेशन तो बेसिकली आप इस लाइन में तो कभी भी नहीं आएंगे। अब एस में चले जाएंगे और इसमें लिखा हुआ है हमने ऑल फॉल्स। अब पेज को सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें, देखिए ऑल फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ बेसिकली फॉल्स कंसीडर की जाती है। फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, ठीक है, नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग, NaN। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ट्रू क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट किस किन चीज़ों को ट्रू कंसीडर करता है। ट्रू को ट्रू कंसीडर करेगा, ये हमने लिखा है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। नॉन नेगेटिव नंबर जैसे 1 हो गया, सच नॉन ज़ीरो नंबर जैसे 145 भी लिख सकते हैं, माइनस नंबर्स हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर बोथ। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स जैसे हेलो लिखा हुआ है, या फिर ये भी बेसिकली स्ट्रिंग ही है, फॉल्स नहीं लिखा हुआ है, हमने फॉल्स को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा है तो ये भी ट्रू कंसीडर होगा। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये सारे ट्रू एवेल्यूएट होंगे तो इसका मतलब आपके पास ऑल ट्रू वाली स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही होगी। अब इसको सेव करें और रन करें तो आपको देखें यहाँ पे ऑल ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपने खुद से देखना है कि जावास्क्रिप्ट में अंदर कौन सा एक्सप्रेशन फॉल्स या ट्रू एवेल्यूएट हो रहा है तो आपके पास एक और तरीका भी है। बूलियन आपने टाइप पढ़ी थी, बूलियन के अगेंस्ट आपके पास एक रैपर ऑब्जेक्ट भी है, आप बूलियन को यूज़ करते हैं, यहाँ पे वह लिख सकते हैं। देखें बूलियन के अगर हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें फॉल्स होती हैं तो फर्स्ट के हम नल को लिखते हैं, यहाँ पे नल क्या फॉल्स एवेल्यूएट हो रहा है। ठीक है, हमने कहा कि पॉजिटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ट्रू होते हैं, हम फर्स्ट के पॉजिटिव नंबर 34 लिखा है, देखें ट्रू आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा हमने कहा कि NaN फॉल्स होता है, NaN को लिखें, फॉल्स एवेल्यूएट हो रहा है। ठीक है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दूंगा तो वो इसके लिए ट्रू हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज़ बेसिकली ट्रू कंसीडर कर रहा है जावास्क्रिप्ट और किस चीज़ को फॉल्स कंसीडर कर रहा है।
इसके बाद हम एक और एग्जांपल अब करते हैं। अज्यूम करें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फंक्शन ए, इसको पहले मैं अनकमेंट कर लूँ, और फिर एक डिफाइन किया हुआ फंक्शन बी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनकी आउटपुट को प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन ए में मैंने क्या किया कि कर्ली ब्रेसिस जब फंक्शन डिफाइन किया और उसके बाद यहाँ पे ऐड किया, फिर रिटर्न के स्टेटमेंट, रिटर्न के अंदर भी कर्ली जो ब्रेसिस है वो मैंने नीचे लगाई है, और उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ जिसके अंदर नेम इक्वल टू बेक लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन बी में मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसिस मैंने कहाँ पे लिखी है, यहाँ जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया उसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। और रिटर्न के बाद भी कर्ली ब्रेसिस मैंने कहाँ पे लिखी है, जहाँ पे रिटर्न के स्टेटमेंट है नेक्स्ट लाइन में लिखी, ऊपर वाले फंक्शन में नेक्स्ट लाइन में, नीचे उसी लाइन पे है। देखिए देखने में तो दोनों फंक्शन सेम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी नेम कॉलन बेक रिटर्न हो रहा है, तो जब आप ए और बी को रिटर्न एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी तो इम्प्लीमेंटेशन सेम है। दोनों फंक्शंस के केस में क्या रिटर्न हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जो कि जिसके अंदर नेम इक्वल टू बेक है, ठीक है। इसको सेव करें, सेव करने के बाद रन करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने क्या किया है, पहले केस में अनडिफाइंड प्रिंट किया और सेकंड केस में इसने नेम बेक प्रिंट किया है, ठीक है। इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, हम बाकी कोड को सारे को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आउटपुट ज़रा क्लियर हो जाए। इसको भी क्लियर कर देते हैं और इस स्टेटमेंट को भी ख़त्म कर देते हैं और दोबारा से सेव करके एग्जीक्यूट करें। तो देखें, पहले उसने अनडिफाइंड फंक्शन ए के केस में अनडिफाइंड कर रहा है, लेकिन फंक्शन बी के केस में उसने बेक रिटर्न किया है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, जब जावास्क्रिप्ट इस फंक्शन पे आ गया तो अब जब उसने रिटर्न स्टेटमेंट देखी तो वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसके आगे सेमीकोलन ऑटोमेटिक कंसीडर करेगा कि उसने सेमीकोलन डाल दिया और इसको यहीं से इसको रिटर्न कर देगा, वो आगे जाएगा नहीं, ठीक है। तो फंक्शन ए में मसला क्या हो रहा है कि जब आप कर्ली ब्रेसिस नेक्स्ट लाइन पर लिख रहे हैं तो जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगी तो जावास्क्रिप्ट ने अज्यूम क्या किया कि रिटर्न के बाद कुछ नहीं है, उस ऑटोमेटिक सेमीकोलन ऐड करेगा और यहीं से वो रिटर्न कर देगा, वो इस लाइन के ऊपर आएगा ही नहीं। लेकिन फंक्शन बी में क्या होगा कि रिटर्न के बाद आपने कर्ली ब्रेसिस रिटर्न ऐड की हुई है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे आ रहा है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, जब आप जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हैं तो आपने क्या स्टाइल यूज़ करना है। आपने जब भी फंक्शंस या कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो कर्ली ब्रेसिस आपने वहीं पर ऐड करनी है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर डिफाइन नहीं करनी। इस बात को रूल बना लें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आपने कर्ली फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं या कोई लूप डिफाइन कर रहे हैं, तो कर्ली ब्रेसिस आपने कहाँ पर यूज़ करनी है, जहाँ पर आपने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लेके नहीं जाना। अगर आप नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएंगे तो आपको इस तरह के मसले आ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे मसला देखा है। अगर मैं इसी को ऊपर ले जाऊँगा और सेव करें, अब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करें तो आपके पास देखेंगे काम सही हो गया, ठीक है। तो एरर कहाँ पे था, सिर्फ इस चीज़ में। देखने में तो दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं, गलती पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से कि आपने नेक्स्ट लाइन पर लिखा है, आपके कोड सही रन नहीं होना था और फिर यहाँ पे मसला आना था। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने प्रैक्टिस ये रखनी है, जब भी आप फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं आप हमेशा से कर्ली ब्रेसिस वहीं पे शुरू करें जहाँ पे आपने चीज़ें डिफाइन कर, नेक्स्ट लाइन पे ना लेके जाएं। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है हमारे पास लूप। पहले हम लूप को समझने की कोशिश करते हैं कि लूप क्यों यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, लूप के कोड को अनकमेंट कर लेते हैं। लूप बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं हम इसको समझते हैं। आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया सम इक्वल टू 0, फिर आपने लिखा फॉर, बेसिकली फॉर लूप है, फॉर वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। इसका मतलब ये कि ये लूप का मतलब ये कि ये जो स्टेटमेंट हमने इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखी है ये 10 दफ़ा कब तक एग्जीक्यूट होनी, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 रहे। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू लेस देन 10 रहनी चाहिए, और सम प्लस इक्वल हम आई कर रहे हैं, और आई प्लस प्लस आई हर दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और एंड पे हम कह रहे हैं कंसोल डॉट लॉग सम फ्रॉम 0 to 9 इस, जो भी सम होगा ओके वो आपके पास प्रिंट हो जाए। अब इसका एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें यहाँ पे पहले आया 0, कंसोल डॉट लॉग आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू 0 थी जब एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे 0 आ गया, और सम में आई की वैल्यू ऐड होगी, सम 0 था, 0 प्लस 0 0 बनेगा। फिर अगली दफ़ा जब हम ऊपर आएंगे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हुआ और 1 लेस देन 10 है, फिर हम दोबारा अंदर आ जाएंगे, अब 1 प्रिंट हो रहा है और सम के अंदर 1 ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये लूप जो है कितने दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 रहती है। जैसे आई की वैल्यू 9 होगी, ठीक है,
सम में 9 ऐड हुआ है, फिर हम वापस ऊपर आएंगे। अब आई की वैल्यू 10 होगी, जब 10 हो जाएगी तो यहाँ पे फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा, फिर हम इस लाइन के अंदर नहीं आएंगे, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे जो कि हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग, जो कि इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर लिखी हुई है। तो सम फ्रॉम 0 to 9 इज 45। यहाँ पे आपके पास 9 तक आउटपुट शो आ रही है। इसका मतलब यह कि जब आई की वैल्यू 9 थी तब तक तो हम अंदर आ रहे थे, जब आई की वैल्यू 10 हुई है तब हम इस लूप के बाहर आ गए हैं। अब हम लेस देन अगर इक्वल का साइन यूज़ कर दें कि आई की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल टू 10 हो तब तक चलना है, तो अब आप इसको सेव करें और फिर रिफ्रेश करें। अब देखें, अब आपके पास आई कब तक चला, जब तक आई की वैल्यू 10 तक रही है और सम भी चेंज हो गया, क्योंकि 45 में आपने 10 जमा किया तो 55 हो गया। ठीक है, तो लूप बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, लूप बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि आपने बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। तो आज के लेक्चर को हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने फॉर लूप पढ़ा है। हमने देखा कि अगर आपने फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो कर्ली ब्रेसेस का आपने क्या स्टाइल रखना है, आपने सेम लाइन के ऊपर ऐड करनी है। क्या चीज़ ट्रू होती है, क्या चीज़ फॉल्स होती है, इसको हमने देखा है। हमने स्ट्रिक्टली इक्वल ऑपरेशन देखे हैं कि ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसके अलावा हमने मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म करना देखे हैं और सबसे पहले हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को देखा है।